नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। चीन को चाइनीज भाषा में हुंको कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मिडिल किंगडम। सदियों से चीन के लोगों और हुक्मरानों पर यह सोच हावी रही है कि उनका मुल्क पृथ्वी के बीच में है, जहां से वो पूरी दुनिया पर राज करते हैं। चीन का कालचक्र सीरीज के कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि डेंग शाओपिंग की आर्थिक क्रांति ने कैसे कमाल किया, कैसे एक खुली सोच से ही चीन के अच्छे दिन आने लगे। 1978 में जिस चीन की दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी सिर्फ 1.8% थी, वो 40 साल बाद यानी 2018 में बढ़कर 18.69% हो गई। अगर यही रफ्तार रही तो एक अनुमान के मुताबिक 2024 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में चीन का हिस्सा 21% से भी ज्यादा हो जाएगा। चीन की बदली चाल ने पिछले 40 साल में मुल्क के 1 अरब लोगों को गरीबी के गर्त से बाहर निकाला। भूखमरी से जूझता और मौत की कगार पर खड़ा कम्युनिस्ट चीन आज सुपर पावर बन गया है, अपने पड़ोसियों पर वर्चस्व जमाने में जुटा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि डेंग शाओपिंग के मौत के बाद उनके एजेंडे को कौन पूरी शिद्दत से आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है और अति महत्वाकांक्षा के घोड़े पर सवार चीन आज कैसे दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बन गया है। चीन की कमान फिलहाल शी जिनपिंग के हाथों में है। उन्हें चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। इसकी वजह है शी जिनपिंग राष्ट्रपति के साथ साथ सीपीसी और सेना प्रमुख भी हैं। घरेलू और बाहरी मामलों की कई कमीशनों के चेयरमैन भी हैं। चीन में सभी अहम फैसले लेने की शक्तियां उनके हाथों तक सिमट कर रह गई हैं। बिना शी जिनपिंग की मर्जी के चीन में पत्ता तक नहीं खड़कता है। चीन के औद्योगिक विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए शी जिनपिंग ने 2 बर्ड थ्योरी दी। ये डेंग की 2 कैट थ्योरी का एडवांस वर्जन है। 2014 की 12वीं नेशनल कांग्रेस को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने कहा कि पिंजरे को खोलने की जरूरत है और उसमें बूढ़े पक्षियों यानी आखिरी सांस ले रहे औद्योगिक संस्थानों को कैद करने की जरूरत है। चीन की कमान संभालने के बाद शी जिनपिंग ने अपने पहले आधिकारिक दौरे के लिए चुना ग्वांगडोंग का शेनचेन, जिसे चीन के चमत्कारों का शहर कहा जाता है, जहां की चकाचौंध और फैक्ट्रियों की रफ्तार पूरी दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहां के स्पेशल इकोनॉमिक जोन तरक्की के नए नए रिकॉर्ड बना रहे थे। शेनचेन जिस ग्वांगडोंग प्रांत में है, वहां के कभी गवर्नर हुआ करते थे जिनपिंग के पिता शी चोंगशुन। वो दौर था डेंग शाओपिंग का। जिनपिंग के पिता डेंग की आर्थिक क्रांति के अगुवाओं में से एक थे, जिसने चीन की पूरी तस्वीर बदल दी। शेनचेन दौरे के जरिए जिनपिंग ने एक संदेश तो दे दिया कि डेंग की दिखाई राह पर चीन आगे बढ़ता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का एक दौर शुरू किया। उसके अंदर में चाइना में सचमुच ही तरक्की हुई और मेरा ये सौभाग्य था कि मैं 2000 से 2012 7 बार चाइना गया था और अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार वहाँ तरक्की हो रही थी। उनके मुख्य इलाके जहाँ पे उन्होंने तरक्की की थी वो थी इकॉनमी, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चर, सप्लाई चेन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। इस समय से जब से शुरू किया उन्होंने, एकदम लगातार उनकी बढ़ोतरी होती गई और उनके अंदर में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया। चीन को कारोबार का सिकंदर बनाने के लिए जिनपिंग ने उन क्षेत्रों पर खास तौर से ध्यान देना शुरू किया जहां संभावनाएं ज्यादा थीं। इसके लिए विदेशी निवेशकों को चीन में ज्यादा छूट दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर दिया।
आईटी सेक्टर की कंपनियों को चीन लाने के लिए बड़ी पहल शुरू हुई। पहले चीन की नीति थी, टू कैट थ्योरी की नीति थी, और उसमें उनका जो विचार था, जो उनका सिद्धांत था, वो ये था कि वो बिल्ली अच्छी है जो चूहे को पकड़ सके, क्योंकि उस समय बिल्कुल प्रारंभिक क्षेत्र था, प्रारंभिक स्थिति थी जब चीन पूरे विश्व में अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। और आज के समय में जो उन्होंने अपनी नीति को बदला, उन्होंने इसको टू बर्ड थ्योरी में कन्वर्ट किया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये माना कि पूरे देश को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए उनको दो प्रकार के क्षेत्रों को विकसित करना पड़ेगा। एक ऐसी जगह है जहां पे इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करने होंगे, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने होंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को वहां स्थापना करनी होगी, बड़ी बड़ी कैपेसिटी लगानी होगी, और इस बड़ी कैपेसिटी और बड़ी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप का सिद्धांत का फायदा उठा के अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वो कम कर पाएंगे, और उन्होंने ये किया। इससे आईटी सेक्टर की कंपनियों ने भी तेजी से चीन में कदम रखने शुरू कर दिए। हांगझोउ, डोंगशान, बेनझोउ को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हब के तौर पर विकसित करने पर जोर दिया, तो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को समुद्र तटीय इलाकों से हटाने पर ध्यान दिया। जिनपिंग का जोर मौलिक तकनीक, पर्यावरण रक्षा के साथ साथ विकास पर रहा। शी के अनुसार टू बर्ड्स के मायने हैं कि केज या पिंजरे को साफ किया जाए और पक्षी को बदल दिया जाए, ताकि जो ताकतवर पक्षी है वो पिंजरे में वापस आ सके। उनके अनुसार जो भी फर्म्स और कंपनियां बीमार हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत है बेहतर कंपनियों से। इसी का अर्थ है कि पिंजरा साफ़ किया जाए। यहाँ पे पिंजरे का आशय सीसीपी की लीडरशिप में चीन से है। जिनपिंग ने सरकारी कंपनियों से कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल खत्म करना शुरू किया। जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रबंधन के हाथों में सौंपी गई। सरकार प्राइवेट कंपनियों और विदेशी निवेशकों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की गई, जिससे विदेशी निवेशकों को चीन में कारोबार लगाने में कोई तकलीफ न हो। चीन ने हमेशा अलग अलग देशों के बाजार के ट्रेंड के हिसाब से फैक्ट्रियों में उत्पादन की रणनीति बदली। कम कॉस्ट पर जल्दी लोगों के विश्व के हर कोने में अपने माल को पहुंचाया, और क्योंकि वो चीजें क्वालिटी में ठीक थी, क्योंकि उनकी कम कीमत थी, क्योंकि वो जल्दी पहुंची, तो थोड़े समय में ऐसी स्थिति बन गई कि पूरे विश्व में लोग चीन के प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट हो गए। ये जो उनकी एक्सपोर्ट की इनकम थी, और क्योंकि वो एक निर्यातक देश है और उसकी ये निर्यातक क्षमता बहुत ज़्यादा थी, तो आसपास के देशों में, छोटे देशों में छोड़िए, अमेरिका जैसे देश में जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हुआ उसका अधिकांश भाग चीन ने इन्वेस्टमेंट किया। ये चीन के आर्थिक सुधारों का कमाल है कि पिछले 40 साल में चीन से गरीबी गायब हो चुकी। जीडीपी बढ़कर करीब 14 खरब डॉलर की हो गई है, तो चीन में आम आदमी की कमाई भी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी है। ग्लोब पर शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसके बाजार में चीन के सामान की धमक दिखाई न दे रही हो। 2013 में राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ने चाइना ड्रीम का नारा दिया। मुल्क के लोगों को चीन की ऐतिहासिक महानता हासिल करने का सुनहरा सपना दिखाया। लोगों से चाइना ड्रीम पूरा करने में योगदान देने का आह्वान किया और लक्ष्य पूरा करने का साल तय किया 2049, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 100वीं सालगिरह। चाइना ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए शी जिनपिंग ने 2015 में वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिससे दुनिया के सभी रास्ते चीन तक जाएं। चीन को दुनिया का सबसे ताकतवर और संपन्न देश बनाने का सपना जिनपिंग ने अपनी आंखों में संजो रखा है। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने 2013 में वन बेल्ट वन रोड परियोजना शुरू की। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर चीन करीब 64 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, दुनिया के कुल जीडीपी का करीब 1/3। जिनपिंग अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए एशिया, यूरोप
और अफ्रीका के ज्यादातर देशों तक चीन की पहुंच आसान बनाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से रेल, सड़क और समुद्री रास्ते से चीन की फैक्ट्रियों में बने सामान दुनिया के 80 से ज्यादा देशों के बाजार तक आसानी से पहुंच सकेंगे। हकीकत ये है कि इस प्रोजेक्ट से अगर किसी को फायदा होने वाला है तो सिर्फ चाइना को होने वाला है। उसका मकसद सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं है बल्कि मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। वो क्या कर रहा है कि एशिया के और अफ्रीका के छोटे छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के नाम पे बहुत सारा लोन देता है और वो जानता है कि वो देश जो है उस लोन को वापस लौटा नहीं पाएंगे। इस लोन के एवज में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, पोर्ट्स बनाई जाती हैं, रोड्स बनाई जाती हैं और जब वो देश इस लोन को वापस नहीं लौटा पाता तो फिर जो है चाइना उसकी उन एसेट्स को एक्वायर कर लेता है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन ने श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, थाईलैंड, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों को बड़ा कर्ज दे रखा है। एक अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म के मुताबिक चीन ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले देशों को 461 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है, जिसमें से ज्यादातर अफ्रीकी देश हैं जो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में चीन ने कर्ज जाल में फांसकर एशिया और अफ्रीका के कई देशों की संप्रभुता को बंधक बना रखा है। पिछले कुछ समय से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक एंटी चाइना सेंटिमेंट जोर पकड़ रहा था। कई कारण थे जिसमें उसकी डेट ट्रैप, डिप्लोमेसी, टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म और इकोनॉमिक एनस्लेवमेंट, खासतौर से छोटे देशों को अपने ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर बनाना और उसके बाद उन्हें आर्थिक रूप से गुलाम बनाना, इन सब के चलते हुए एक एंटी चाइना सेंटिमेंट था। चीन ने श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह के विकास के लिए 8 अरब डॉलर का कर्ज दिया। नहीं चुकाने पर पूरा बंदरगाह 99 साल के लिए अपने कब्जे में ले लिया। चीन का एक ही सपना है, कारोबार की दुनिया का सिकंदर बनना। वो तेजी से अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए दौड़ लगा रहा है, लेकिन जिनपिंग के चाइना ड्रीम की राह में भारत खड़ा है। शी जिनपिंग की अगुवाई में एक और वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया तक चीन की पहुंच आसान बनाने का काम तूफानी रफ्तार से चलने लगा। दूसरी ओर दुनिया भर के बाजारों में मेड इन चाइना माल सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ने लगा। तेंग के दौर में चीन ने बिना शोर शराबे के अपने आप को मजबूत किया, बिना किसी दिखावे के खुद को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। शी जिनपिंग के दौर में चीन के विकास की रफ्तार ने पूरी दुनिया को दंग कर दिया। कुछ अर्थशास्त्री तो ये भी अनुमान लगाने लगे कि अगर चीन की रफ्तार यही बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से बड़ी हो जाएगी। चीन के आर्थिक विकास की तूफानी रफ्तार और उसकी लगातार बड़ी हो रही अर्थव्यवस्था से पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन चीन की इस तरक्की से अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है। अमेरिकी हुक्मरानों को डर सता रहा है कि कहीं चीन की तेज रफ्तार अमेरिका को पीछे न छोड़ दे, अमेरिका का सुपर पावर न खिसक जाए, क्योंकि चीन तेजी से नंबर 1 बनने के लिए दौड़ लगा रहा है। चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट कई बार सामने आ चुकी है। We'll see. We got a lot of things going with China. We're not happy about China, I will tell you that. The ink wasn't dry on a great trade deal, and all of a sudden, the plague comes in from China. We're not happy about it. राष्ट्रपति ट्रंप चीन को लेकर कई बार अपने गुस्से का इजहार कर चुके हैं। कोरोना विस्फोट के लिए ट्रंप चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच भीषण ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। अमेरिका कारोबार में चीन पर गलत तरीके आजमाने से तकनीक चोरी तक का आरोप जड़ चुका है। अमेरिकी बाजार से चाइनीज सामान कम करने के लिए ट्रंप प्रशासन चीन से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर मोटा टैक्स लगा दिया। वही चीन ने भी किया।
अमेरिका से आने वाले सामानों पर मोटा टैक्स लगा दिया गया। अमेरिका सिर्फ न इस बात से नाखुश है कि ट्रेड बैलेंस जो है वो बहुत ही हैवीली चाइना की फेवर में है, बल्कि साथ ही साथ अमेरिका इस बात से भी नाराज़ है कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। साल के शुरू में दो देशों के बीच में एक फेज़ 1 ऑफ ट्रेड डील हुई है, जिसमें कुछ मुद्दों पे उनकी सहमति बनी है, लेकिन उसके तुरंत बाद कोविड-19 के चलते अमेरिका चाइना से काफ़ी खफा है, क्योंकि वो समझता है कि चाइना की वजह से ये पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की एक वजह जिनपिंग के चाइना ड्रीम से जुड़ी है। जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट न्यू सिल्क रोड के जुड़े देशों को दिया गया ज्यादातर कर्ज अमेरिकी डॉलर में है। ऐसे ट्रेड वॉर में उलझे चीन को डॉलर की कमी हो सकती है। दूसरी ओर कोरोना महामारी के बीच चीन के कर्जदार देशों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में चीन की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। अमेरिका चीन का जो ट्रेड वॉर है वो फ़िलहाल कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। हांगकांग में पास हुए न्यू सिक्योरिटी लॉ से पैदा होने वाले तनाव के चलते जो फ़ायदे जनवरी के फ़ेज़ 1 एग्रीमेंट में दोनों देशों के बीच हुए थे, जहां पर चीन ने एग्रीकल्चरल यूएस इंपोर्ट्स को बढ़ा दिया था और कुछ आइटम्स पर टैक्सेस और लेवीज दोनों देशों ने कम की थी, वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश चीन के बिजनेस मॉडल से परेशान हैं। मेड इन चाइना ने स्थानीय कारोबार को गजब का झटका दिया। भारतीय बाजार भी चाइनीज माल से भरे पड़े हैं। कोरोना काल से पहले तक चाइना में दुनिया का 80% मास्क, 90% पर्सनल कंप्यूटर, 90% मोबाइल फोन, 70% टेलीविजन, 53% कपड़े और 45% कार्गो शिप बनता था और पूरी दुनिया में जाता था। कोरोना काल आया। इस कोरोना काल में चीन ने अपना एक बहुत विभत्स रूप विश्व को दिखाया। उन्होंने एक तरह से कोरोना विश्व में फैलाया। कोरोना की जो सूचना थी पूरे विश्व को नहीं थी, और इस प्रकार से जो एक ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के बीच में चल रही थी वो अब बढ़कर पूरे विश्व बनाम चाइना हो गई। तो आज पूरा विश्व, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका एक ऐसे देश की तलाश कर रहा है जो कि लार्ज कैपेसिटी का निर्माण कर सकें, अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ा सकें, प्रोडक्शन बढ़ाएं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कम हो, जिससे चीन का रिप्लेसमेंट हो पाए। तो भारत के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। कोरोना काल में चीन से दुनिया के ज्यादातर देशों ने दूरी बना ली। कोई ना तो चीन का माल अपने देश में आने देना चाहता, ना ही चीन से कारोबार कर। यहाँ तक कि चीन से बाहर निकलने की सोच रही बड़ी कंपनियों को दुनिया के ज्यादातर देश अपने यहाँ न्योता दे रहे हैं। चीन को रोकने के लिए नए तरह की मोर्चाबंदी जारी है, जिसमें अमेरिका बड़ी भूमिका निभा रहा है। कारोबारी विस्तार के साथ चीन के सर्वशक्तिमान शी जिनपिंग ने मिडिल किंगडम वाली सोच को भी आगे बढ़ाना शुरू किया। इसके लिए चीन की भौगोलिक सीमाओं के विस्तार के लिए नए मोर्चे खोलने शुरू कर दिए। पड़ोसियों की जमीन पर कब्जे के लिए शी जिनपिंग वही युद्ध कला अपना रहे हैं जो करीब 2500 साल पहले सुनजू सिखा गए थे। चीन में सुनजू की पहचान एक कुशल रणनीतिकार और दार्शनिक के तौर पर है। सुनजू कहते हैं कि हर युद्ध कला का आधार छल है। जब ताकतवर हो तो कमजोर जैसा दिखें, सक्रिय हो तो निष्क्रिय लगें, पास हो तो दुश्मन को लगना चाहिए कि दूर हैं, दूर हो तो दुश्मन को लगना चाहिए कि पास हैं। चीन इसी युद्ध कला के जरिए अपने नक्शे को बड़ा करने में जुटा है। पिछले दिनों लद्दाख में चीनी सेना ने इसी युद्ध नीति को आजमाने की कोशिश की। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के मंसूबों को भारतीय फौज ने नेस्तनाबूद कर दिया। सरहद की हिफाजत करते हुए इंडियन आर्मी के कर्नल समेत 20 लोग शहीद हो गए। चीन की साजिश न गलवान में चल पाई, न फिंगर एरिया में, न पैंगोंग झील इलाके में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सीधे सीधे संदेश दे दिया। तो हम वही लोग हैं
जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। ऐसे में गलवान से चाइनीज आर्मी को अपना तंबू उखाड़ना पड़ा। अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लद्दाख में LAC पर पैदा हुआ तनाव धीरे धीरे कम होने लगा है। इस तरह की एक साजिश चीन ने 2017 में की। डोकलाम में करीब 2.5 महीने की तनातनी के बाद चीन को पीछे हटना पड़ा। जो PLA है ये चाइना की पॉलिटिकल पार्टी की सेना है, ये राष्ट्र की सेना नहीं है। और इसका मुख्य काम अगर आप इनकी उपलब्धियां देखें, अचीवमेंट देखें, तो इनके अपने लोगों के अगेंस्ट में ही जो अत्याचार किया है वही उपलब्धियां हैं। ये एक सोल्जर और एक कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाले नहीं है। इनका तो कॉम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस था जब इन्होंने 1979 में वियतनाम के साथ में लड़ाई लड़ी थी और उसमें भी बुरी तरह हारे थे। और इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो हैं कि किस प्रकार इन्होंने तिएननमेन स्क्वायर के अंदर में अपने प्रोटेस्टर के अगेंस्ट में टैंक्स खड़े कर दिए। इनका जो अचीवमेंट्स है वो तिब्बत के अंदर में लामास के ऊपर में किस प्रकार के ऊपर में अत्याचार करते हैं और किस प्रकार सिंधिया के अंदर में उइगर मुस्लिम के आगे में उनको किस प्रकार से तकलीफ, अत्याचार और मुश्किलों में डालते हैं। इनके हर एक PLA यूनिट के अंदर में एक कमिश्नर होता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है और इनकी हर हरकतों पर नजर रखता है। और इनकी तो उपलब्धि सिर्फ जनता का कंट्रोल करना और अत्याचार करना इतना ही है। विश्वासघात हमेशा से चीन की फितरत रही है। एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आते हैं, दूसरी ओर उनकी सेना सरहद की मर्यादा तोड़ने की कोशिश करती है। कम्युनिस्ट पार्टी के हुक्मरान लगातार अपने नक्शे को बड़ा करने में जुटे हैं। जिनपिंग भी उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं। क्षेत्रफल में दुनिया का तीसरे नंबर का देश चीन की सीमा 14 देशों से लगती है, लेकिन उसका सीमा विवाद दुनिया के 23 देशों से है। उन देशों से भी जिनसे चीन की सरहद से कोई छुआछूत नहीं है। हिंद महासागर के देशों में चीन बंदरगाह, नेवी बेस और निगरानी पोस्ट बनाने में जुटा है, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नई गोलबंदी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। चीन करता है वो अपने सारे पड़ोसी देशों से लड़ता है। उसकी नीति यह है कि वो दूसरे देशों में पहले उनके जमीन को कब्जाता है, उसके बाद वो नेगोशिएटिंग टेबल पे जो पड़ोसी देश हैं उनको लाता है और उसके बाद एक कमांडिंग पोजीशन से नेगोशिएट करके थोड़ा पीछे हट जाता है और उनके क्षेत्र को कब्जा कर लेता है। और क्योंकि ये देश उनके ऊपर आर्थिक रूप से आधारित हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। चीन साउथ चाइना सी में दादागिरी कर रहा है। समंदर में चीन के इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही हाथ मिला रखा है, जिससे चीन को समंदर में अपने सबसे व्यस्त कारोबारी रूट पर खतरा लग रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास में इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है, जिससे चीन की टेंशन बढ़नी तय है। चीन की विस्तारवादी नीतियों का ही नतीजा है कि आज की तारीख में उसका हर पड़ोसी उसकी हड़प नीति से परेशान है। कहीं कर्ज जाल में फंसाकर अपने अधीन करना चाहता है, तो कहीं सेना को आगे बढ़ाकर। इसीलिए चीन के खिलाफ उसके पड़ोसियों और आसपास के देशों ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन को ललकारना भी शुरू कर दिया है। अपनी विस्तारवादी नीतियों और छल प्रपंच की वजह से चीन को
आज की तारीख में दुनिया के खलनायक के तौर पर देखा जा रहा है। सत्ता की भूख और अति महत्वाकांक्षा का ही नतीजा है कि चीन के संविधान में संशोधन कर ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे शी जिनपिंग ताउम्र मुल्क के सर्वशक्तिमान बने रह सकते हैं। चीन में जिनपिंग की धमक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि माओ और तेंग के बाद जिनपिंग ऐसे तीसरे नेता हैं जिनकी सोच को चीन के मूल संविधान में जगह मिली हुई है। आधुनिक सोच वाले शी जिनपिंग ने भी विरोधी आवाजों को कुचलने के लिए दमन की ही नीति अपनाई। चीन ने कमाई के लिए अर्थव्यवस्था तो खोल दी, लेकिन लोकतंत्र और आजादी की खिड़की दरवाजे आज तक पूरी तरह से नहीं खुले हैं। चीन की धोखेबाज और कपटी वाली छवि बदलने की जरा भी कोशिश नहीं हुई, बल्कि शी जिनपिंग के दौर में चीन पर पूरी दुनिया का भरोसा और कम हुआ है। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।